हेलो गाइस, मैं दीपेश मीणा एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये अपनी वर्ब की 4th क्लास होने वाली है। इससे पहले की क्लास में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में देखा था। आज हम स्टेटिव वर्ब के बारे में देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, कैसी होती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि ऐसी वर्ब जिसके अंत में आईएनजी को नहीं जोड़ा जा सकता, इस आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता, उनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब जो होती है उनके पीछे कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता, मतलब इनको जिरंड के रूप में कभी नहीं लिखा जाता। जिरंड मतलब वर्ब की 4th फॉर्म। स्टेटिव वर्ब जो होती है उनका यूज सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही किया जाता है। इसके अलावा और टेंस में करेंगे तो वहाँ कुछ अलग नियम होंगे। कुछ स्टेटिव वर्ब यहाँ नीचे दी गई है, इनको देखना और इनको याद रखने की कोशिश करना। जितना ये याद रहेगी उतना अच्छा रहेगा। जैसे कुछ यह पहली स्टेटिव वर्ब है कि सी, फिर हियर, स्मेल, नोटिस, ये बहुत सारी वर्ब है ऐसे। ये इनको देखो आप, ये यहाँ पे इन सब के पीछे कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा। यह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही रहेगी। इन सब को आप एक बार पूरी देख लेना और समझ लेना कि ये वर्ब हैं, इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा। अगर इनके साथ आईएनजी का यूज करते हैं तो वाक्य गलत होगा, और करते हैं ना तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, जो आगे अभी बताऊंगा इसके बाद। अब हम स्टेटिव वर्ब के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि आई एम नोइंग हिम वेरी वेल, मतलब यहाँ जो नो जो है स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो हमने देखा है कि स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा हमारा। या फिर यहाँ से इसका सही रूप देखना कि आई नाउ हिम वेरी वेल। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। और हमने देखा था कि स्टेटिव वर्ब जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही आती है। तो ये देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है, आई नाउ हिम वेरी वेल। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, दे आर अंडरस्टैंडिंग इट। यहाँ भी अंडरस्टैंड जो है स्टेटिव वर्ब है, वहाँ हमने पूरी पढ़ के नहीं देखी, वरना आपको ये दिख जाती। अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये गलत माना जाएगा। स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो इसका सही रूप होगा दे अंडरस्टैंड इट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी होगा ये। अब हम देखेंगे कि कुछ स्टेटिव वर्ब के साथ कभी कभी आईएनजी का यूज कर लिया जाता है, तो वहाँ कब और कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली वर्ब है इसमें फील। फील जो है एक स्टेटिव वर्ब है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है इसका महसूस करना, और दूसरा छूना, मतलब महसूस करने और छूने के, टच करने के सेंस में फील का यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब फील का यूज महसूस करने के सेंस में किया जाता है तो वहाँ इसके साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता। जब फील महसूस करने के सेंस में होती है तो वह स्टेटिव वर्ब होती हैं, इसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। अगर महसूस करने के सेंस में भी आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। और यदि फील का यूज छूने के सेंस में, मतलब किसी को टच करने के सेंस में फील का यूज किया जाता है तो उसमें आईएनजी लगा सकते हैं, वहाँ पर इसको गलत नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखना, उससे अच्छा समझ में आएगा। अभी आपको देखना एग्जाम्पल पहला कि आई एम फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग, मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम गलत हो। तो यहाँ टच करके महसूस थोड़ी किया जाएगा, ऐसे ही उसकी बातों से या सुनकर ऐसे ही पता लग जाएगा ना कि ये गलत है। तो यहाँ महसूस करने का अर्थ निकल रहा है फील से। तो फील जब महसूस का सेंस देता है तो उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। यहाँ फीलिंग नहीं आएगा, ये फील केवल यहाँ फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आएगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रहेगा जब स्टेटिव वर्ब रहेगा तब। तो ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी है। इसका सही रूप है कि आई फील दैट यू आर रॉन्ग। तो ये वाला एग्जाम्पल तो हमारे महसूस करने के सेंस में हो जाता है। अब हम देखेंगे अगला छूने के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल है कि
द डॉक्टर वॉज फीलिंग माई पल्स। जब डॉक्टर हमारी पल्स चेक करता है तो वो महसूस करके थोड़ी ना चेक करता है, वो तो हमारे हैंड को, कलाई को पकड़ के या हर्ट के यहाँ हाथ रख के तब चेक करता है ना। तब छूने के सेंस में यहाँ पर स्टेटिव वर्ब फील के साथ आईएनजी का प्रयोग सही माना जाएगा। और यहाँ जो ये टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं रहेगा, फिर आईएनजी लग जाएगा तो उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। यहाँ इज या इजएमआर या वॉज वर्ब वाले टेंस बन जाएंगे। फिर तो अगली वर्ब है अब फील वर्ब हैं, जो जिसके दो सेंस निकलते हैं, वो दोनों अब हमारे फिनिश होते हैं। ऐसे ही अगली वर्ब रहेगी हियर। हियर के साथ भी कभी आईएनजी लगा दिया जाता है और कभी नहीं लगाते। तो कब आईएनजी लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो हियर का अर्थ दो तरीके से निकलता है सेंटेंस में। पहला अर्थ निकलता है इसका सुनने के सेंस में और सुनवाई के, एक निकलता है सुनवाई के सेंस में। जब इसका अर्थ सुनने के सेंस में निकलता है तो वहाँ ये स्टेटिव वर्ब होती है और स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता और स्टेटिव वर्ब जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही रहा करती है। तो और अगर इसका उपयोग सुनवाई के सेंस में किया जाता है तो वहाँ आईएनजी का यूज लगा दिया जाता है। जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसको हियरिंग बोला जाता है ना, तो उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है तो वहाँ पर यह सही माना जाता है। अब जो हियर स्टेटिव वर्ब हैं उसके एग्जाम्पल देखेंगे, जो आईएनजी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले एग्जाम्पल देखेंगे कि कहाँ आईएनजी लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो पहला एग्जाम्पल है कि आई एम हियरिंग दैट यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ सुनवाई थोड़ी ना की जा रही है, यहाँ तो उसने सुना है कि तुम क्रिकेट खेलते हो या खेल रहे हो, तो यहाँ सुनवाई नहीं की जा रही है, इसलिए हियरिंग नहीं आएगा, केवल हियर आएगा। इसका सही रूप रहेगा कि आई हियर दैट यू आर प्लेइंग क्रिकेट। हियरिंग तो केवल कोर्ट या सुनवाई जो जज होते हैं उनकी सुनवाई के सेंस में ही हियरिंग का यूज किया जाता है, उसके अलावा सब जगह पे हियर का ही यूज किया जाता है। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है कि द जज वॉज हियरिंग द केस। जो जज होता है वही केस की सुनवाई करता है, इसलिए यहाँ हियरिंग सही माना जाएगा। हियरिंग वर्ब के दो ही सेंस निकलते हैं, सुनना और सुनवाई करना, तो दोनों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब अगली स्टेटिव वर्ब रहेगी अपीयर। अपीयर का भी यूज दो सेंस में किया जाता है। इसका पहला सेंस है कि जब अपीयर का यूज लगना, प्रतीत होना और मालूम पड़ना के सेंस में हो तो इसे स्टेटिव वर्ब मानकर इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया जाएगा और वर्ब जो टेंस रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट रहेगा। और दूसरा सेंस होता है अपीयर का कि प्रकट होना, उपस्थित होना और प्रकाशित होना। जब ये अपीयर का ये सेंस निकले कि प्रकट होना, उपस्थित होना और प्रकाशित होना, तो यह स्टेटिव वर्ब नहीं होती है, उसके साथ आईएनजी का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखना, जैसे अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि इट इज अपीयरिंग टू मी दैट दे विल डू दिस। मतलब यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ प्रतीत होना का सेंस मिल रहा है अपने को, तो उसके लिए हमने देखा था कि प्रतीत होना, लगना, मालूम पड़ना, इसके सेंस में ये स्टेटिव वर्ब होता है और इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। तो आईएनजी का यूज नहीं किया जाता तो ये वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग माना जाएगा। इसका सही रूप देखना कि इसका सही रूप है इट अपीयर मी दैट दे विल डू दिस। अगला एग्जाम्पल है कि द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई। मतलब आकाश में चंद्रमा प्रकट हुआ है। तो इसके मून के प्रकट होने के सेंस में अपीयर के साथ आईएनजी का भी यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर ये स्टेटिव वर्ब नहीं रह जाती है। और अगला एग्जाम्पल है कि राम इज अपीयरिंग हीज न्यू बुक्स। मतलब वो प्रकाशित करने के सेंस में यहाँ पर बात की जा रही है, तो प्रकाशित करने के सेंस में आईएनजी का यूज सही माना जाता है। ठीक है गाइस, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं वर्ब की लास्ट क्लास में। इसके बाद हम एक वर्ब के बारे में और देखेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे थोड़ा सा। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।